हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आई प्रॉमिस्ड कि हम सुपर टेट के लिए क्लास करेंगे सिलेबस की, तो आपके लिए जो है कंप्लीट सिलेबस की मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ। जितना कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर कंटेंट हम ले सकते हैं, हम जो है सिलेबस करेंगे सुपर टेट के लिए। बाकी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप टीजीटी वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, आपके लिए सिलेबस ये इनफ होगा। हालांकि हम जो है इसको मेनली सुपर टेट को हम एम करके चल रहे हैं, और ऑलमोस्ट टीचिंग एग्जाम्स के हिसाब से जितनी चीज़ें जरूरी होंगी मैं आपको सारी ही कराऊंगा, टेंशन ना लो। और आज पहला हमारा जो है लेक्चर है। हालांकि इस लेक्चर से पहले मैंने एक दो लेक्चर पहले करा रखे हैं, वो मैं आपको जो मैं इसको एक कोर्स सीरीज में बना दूंगा, मैं कोर्स में बना दूंगा। उसमें मैं आपको एक दो लेक्चर जो पहले वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन वाले या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाले, जो एक दो लेक्चर्स हैं जो मैंने आपको टेट में पढ़ाए थे, वो मैं इसको इससे पहले डाल दूंगा सीरीज में। हाँ, सिलेबस के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वो एक दो लेक्चर आप पहले से देख देख लेना, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। चीज़ें सीक्वेंशियल चलेंगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चीज़ें सीक्वेंस में चलेंगी, तो आपको वो बातें पहले पता होनी चाहिए। एक चीज़ और है, अगर आप मेरे साथ सिलेबस में बने हैं तो आप बीच में कहीं भी जुड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, है ना। मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप बीच में कहीं से भी जुड़ जा रहे हैं तो मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम होगी। आपको यहीं से शुरू करना है, यहीं से इन द सेंस कि मेरे साथ शुरू से चलना है। ऐसा नहीं कि वर्ब की तीसरी क्लास देख ली और फिर आप कह रहे हो कि यार मैंने तो पहली देखी नहीं थी। नहीं आएगा समझ में। इंग्लिश जो है एकदम रिलेट करके चली जाती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप बीच में कोई सी भी क्लास देख लें और आपको समझ में आ जाए। सिलेबस पढ़ने का मतलब ये है कि आपको कोरिलेट करके चलना है, चीज़ों का रिलेशन आपस में बांध के चलना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आई होप आपको मज़ा आएगा। शुरू करते हैं। एक बढ़िया सी पीपीटी हमने तैयार करी है। स्वास्थ्य अब पहले से थोड़ा सा ठीक है, तो चीज़ें हम जो है मैनेज कर पा रहे हैं। सिलेबस के लिए मैंने आपको जो है टाइम शेड्यूल वगैरह मैंने दे दिया था आपको, जो इससे पहले मैंने अब आगे क्या करके एक वीडियो थी, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि हमने क्या चर्चा करी है। बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। डेली आपकी जो क्लास होगी उसका टाइम 7:30 बजे होगा, ठीक है। शाम को 7:30 बजे आपको एक क्लास मिला करेगी। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इन 3 दिन आपकी क्लास हुआ करेगी सिलेबस की। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इन 3 दिन का प्रॉमिस है। बाकी इसके अलावा भी बीच में कहीं क्लास आएगी, तो आप डेली आप 7:30 बजे आके देख सकते हैं कि सिलेबस की क्लास है कि नहीं है। दूसरा, इन 3 दिन तो आपको डेली क्लास, मतलब इन 3 दिन तो आपको श्योरली क्लास मिलेगी मिलेगी। लेकिन हाँ, इन 3 दिन के अलावा भी मैं आपसे कहूँ कि भाई मान लेते हैं मेरे पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हुआ या मैंने आपके लिए कुछ बना दिया, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप जो है चैनल के कम्युनिटी पोस्ट जो होती है उसमें जाके आप देख सकते हैं। अगर मैं कुछ भी नई बात कहूँगा तो कम्युनिटी में जाके आप मेरे से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे रखा है। जैसे आज मैं पहली बार शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी सारी कि हमने मतलब जो भी हम अपडेट करेंगे वो टेलीग्राम पे आपको अपडेटेड मिल जाएगा कि हाँ आगे क्या होने वाला है या क्या हमारा प्लान है, ठीक है। तो बस यही है, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने चैप्टर है, चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं वर्ब से। सबसे पहला हमारा वर्ब है। तो पहला सवाल उठता है कि वर्ब कहेंगे किसे। एक सवाल है कि वर्ब कहा किसे जाए, कि भाई किसको वर्ब कह रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है। कोई कहेगा सर एक्शन वर्ड। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? बोले सर एक्शन वर्ड, जिस चीज को एक्शन कह दिया जाए उसको वर्ब कह सकते हैं साहब, है ना। बात तो ठीक है। बोले सर वर्ब का मतलब किससे, किर्रिया से किर्रिया, या फिर हम किससे कहते हैं, एक्शन से कह दें। मतलब ये सारी डेफिनेशन ठीक है कि हम एक्शन कह लें, हम किर्रिया कह लें, हम कुछ और भी कह लें। लेकिन हम एक चीज ये कह सकते हैं, ठीक है। नहीं, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि बीइंग, डूइंग और हैपनिंग, ऐसी वर्ब जो डिस्क्राइब करे किसको, बीइंग, डूइंग और हैपनिंग को, या ऐसा शब्द जो किसके बारे में जानकारी दे, जो बीइंग के बारे में, डूइंग के बारे में या फिर हैपनिंग के बारे में जानकारी दे, उसको वर्ब कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आएगा, बोले सर बीइंग, डूइंग, हैपनिंग क्या है। देखो, अगर आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात करते हो, बोले मैंने तो वर्ब का टाइप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ा है, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से पहले भी वर्ब का एक टाइप होता है बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। अगर आप वर्ब को बीइंग, डूइंग और हैपनिंग से पहचान पाते हैं तो समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली है ना। तो मैं अगर वर्ब की बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, मैं भी एक्शन वाली डेफिनेशन की भी बात करूंगा कि एक्शन किसको बोल रहे हैं किसको नहीं बोल रहे हैं, वो सारी चर्चा हम करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि वर्ब क्या है। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो बीइंग को, डूइंग को और हैपनिंग को क्या करे, डिस्क्राइब करे। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो बीइंग, डूइंग और हैपनिंग को डिस्क्राइब करे। सवाल उठता है बीइंग, डूइंग और हैपनिंग क्या है। जरूरी सवाल है कि बीइंग, डूइंग और हैपनिंग क्या है। इस बारे में चर्चा अभी करेंगे। लेकिन अगर मैं एक एक मिथ की बात करूं जो हम लेके चलते हैं हमेशा, कि भाई वर्ब क्या चीज है। सबसे पहला सवाल होता है कि वर्ब जो है वो क्या चीज है। नेक्स्ट पेज पे जगह छोड़ी है कि हमने नहीं, ये तो हमने एग्जांपल ले ली है, तो यही हम कर लेते हैं। जनरली हमारे दिमाग में एक बात होती है कि वर्ब अगर हम किसी शब्द को वर्ब कह रहे हैं तो हम वर्ब को कह सकते हैं, बोले सर किर्या, है ना। अगर हम जनरली देखते हैं वर्ब का हिंदी हम देखते हैं, बोले सर किर्या है।
है ना। हिंदी में भी हम जो वर्ब को किर्या बोल देते हैं। अगर मैं किर्या की इंग्लिश की बात करूं तो किर्या की इंग्लिश क्या है? अगर मैं किसी चीज को किर्या बोल रहा हूं तो किर्या मतलब क्या है? एक्शन। किर्या मतलब काम का करना, काम का होना, काम को करना किर्या है। और अगर ऐसा है तो किर्या की इंग्लिश एक्शन है। तो मैं इनडायरेक्टली ये बात कह सकता हूं कि वर्ब को हमने एक्शन कहा, कि वर्ब को हमने क्या कहा? वर्ब को हमने एक्शन कहा। ये बात भी ठीक है। और अमूमन किताबों में लिखा भी मिलता है। अमूमन मैं आपसे कहूं कि बुक्स में क्या लिखा मिलता है? बुक्स में लिखा मिलता है कि वर्ब जो है एक एक्शन वर्ड है। वर्ब जो है एक एक्शन वर्ड है। मैं नहीं कह रहा गलत बात है, ऑलमोस्ट ठीक है। वर्ब जो है वो क्या है? एक्शन वर्ड है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि वर्ब का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्या वर्ब का अर्थ क्रिया से ही होता है? वर्ब का अर्थ मैं आपसे कहूं, क्या क्या वर्ब का अर्थ क्रिया से ही होता है? ऐसा नहीं होता कि वर्ब का अर्थ जो है वो क्रिया से हो, है ना। वर्ब, अगर मैं वर्ब के हिंदी शब्द की बात करूं तो वर्ब का मतलब ही किससे है? शब्द से है। वर्ब का मतलब ही किससे है? शब्द से है। मैं आपसे कहूं कि वर्ब की हिंदी क्या है? बोले सर शब्द है। बोले फिर एक्शन किसकी हिंदी है? एक्शन हिंदी है किसकी? क्रिया की। लेकिन अभी मैं चर्चा करूंगा कि वर्ब को हम एक्शन क्यों कह दे रहे हैं, ऐसा क्या हो जाएगा। वर्ब से एक शब्द बनता है वर्बल, है ना। वर्बल होता है ऑफ वर्ड्स। एक सेकेंड गाइस, है ना। मैं आपसे कहूं वर्बल क्या है? वर्बल है ऑफ वर्ड्स। ऑफ वर्ड्स का मतलब है, मैं हिंदी में कहूं तो शाब्दिक। ठीक है। एक शब्द होता है वर्बोस। वर्बोस होता है फुल ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों से भरा। आप कह सकते हैं क्या? शब्दों से भरा हुआ। कुल मिला के समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। बहुत सारी बातें मैंने बताई। मैं बताना चाह रहा हूं कि वर्ब को हम जनरली क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब एक्शन, तो हम वर्ब को क्या कह देते हैं? एक्शन कह देते हैं। लेकिन क्या वर्ब का शाब्दिक अर्थ एक्शन है? नहीं। वर्ब की हिंदी होती है शब्द। वर्ब की हिंदी होती है शब्द। बोले सर मुझे तो नहीं लगता वर्ब की हिंदी शब्द होती है। इसलिए मैंने आपको दो शब्द और दिए। जैसे एक शब्द होता है वर्बल। वर्बल मतलब ऑफ वर्ड, शब्दों से भरा, मतलब शब्दों से रिलेटेड आप कह रहे हैं। वर्बोस होगा फुल ऑफ वर्ड, शब्दों से भरा हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, वर्ब आया या यहां भी वर्ब आया या यहां भी वर्ब आया, तो आपने बात किसकी करी? आपने शब्द की बात करी, वर्ड्स की बात करी। तो वर्ब का वास्तविक अर्थ क्रिया नहीं होता। लेकिन हाँ, वर्ब का जो सेंटेंस में यूज है, उस आधार पे वर्ब को हमने क्या कहना शुरू कर दिया? एक्शन कहना शुरू कर दिया। या हमने वर्ब को क्या कहना शुरू कर दिया? क्रिया कहना शुरू कर दिया। वर्ब का सेंटेंस में इतना इंपॉर्टेंट स्थान है, इतना जरूरी स्थान है, हमने उस आधार पे वर्ब को क्रिया या फिर एक्शन कहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्ब एक ऐसा शब्द है कि सेंटेंस में जो भी एक्शन होगा उसके चारों तरफ ही होगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वर्ब के बिना सेंटेंस की स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कहूं वर्ब के बिना सेंटेंस की स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं हो सकता कि बिना वर्ब के सेंटेंस बन जाए। बिना वर्ब के वो चीज सेंटेंस नहीं होगी। उसको फ्रेज कह सकते हो या कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हो, लेकिन हाँ, उसको क्या नहीं कह सकते? सेंटेंस नहीं कह सकते। किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर बिना वर्ब के पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने 3 सेंटेंस लिखे, बीइंग, डूइंग, हैपनिंग की बात अभी करूंगा। फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्ब के चारों तरफ सेंटेंस चलता है। इस बात को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? मैंने कहा आई टीच इंग्लिश की, भाई मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो ये जो टीच है, मैं आपसे पूछूं टीच क्या है? बोले सब वर्ब है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे सेंटेंस में कहूं पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आई। पढ़ाता कौन है? मैं। पढ़ाता क्या हूं? इंग्लिश। कुल मिला के जो है सेंटेंस में एक वर्ब आई, जिसका अपना एक सब्जेक्ट है और वर्ब का ही अपना ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में दो शब्द हैं वर्ब के अलावा, वो दोनों शब्द भी वर्ब से रिलेटेड है। वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज और, मैंने कहा आई लाफ्ड। आई लाफ्ड। अच्छा, एक चीज मैं पहले वाले सेंटेंस में कहूं, वर्ब से पहले कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो इंग्लिश क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई टीच इंग्लिश, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा तो मैंने कहा कि भाई इंग्लिश जो है वो वर्ब है और उसका सब्जेक्ट कौन है? आई है। सॉरी, टीच एक वर्ब है, उसका सब्जेक्ट कौन है? आई है। और इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है जिसका वर्ब कौन है? टीच है। ये आपको बेसिक बात समझ में आ रही होगी। स्ट्रक्चर में कहना चाह रहा हूं, वर्ब का सब्जेक्ट है, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब है पूरे सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन ही है? हालांकि इंपॉर्टेंट तो तीनों शब्द है, लेकिन मैं आपसे कहूं पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर किसके चारों तरफ चल रही है? इस वर्ब के चारों तरफ चल रही है। कैसे? क्योंकि पढ़ाने का काम किसने किया? मैंने। क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ाई। जो भी है पढ़ाना रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा आई लाफ्ड, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी क्या जरूर आई? वर्ब जरूर आई। फिर भी क्या जरूर आई? वर्ब जरूर आई। आई लाफ्ड। हंसा कौन? मैं हंसा। एक शब्द सेंटेंस में आया आई, जो कि वर्ब के साथ आया, वर्ब से पहले आया, जो कि सब्जेक्ट बना। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं पूछूं सब्जेक्ट है किसका? वो लाफ का सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है। तो वर्ब के अलावा एक शब्द आई यूज हुआ, लेकिन वो भी किससे रिलेटेड है? लाफ से रिलेटेड ही है। कि लाफ शब्द का सब्जेक्ट कौन है? बोले सर आई है। मैं हंसा। ठीक है, तो लाफ्ड क्या हो गई? वर्ब हो गई। इस सेंटेंस में मैं आपसे कहूं क्या ऑब्जेक्ट दिखा आपको? नहीं दिखा। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आया। यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आए थे। एक सेंटेंस और लिखा मैंने, मूव।
अब आप कहो बोले सर मूव सेंटेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो कैसा सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं हो गया, याद करो। इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं क्योंकि अंडरस्टूड मानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा? यू होगा, ये बात आपको पता ही होगी। तो अगर मैं कहता हूं मूव, जैसे तुम कहीं बैठे थे, कहीं सीट वगैरह थी, वहां पे एक आदमी बैठा है बीच में, आपको बैठना है, आपने कहा मूव, बोले थोड़ा खिसक जाओ, मुझे बैठना है। तो मूव जब आप किसी को बोलते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन ना तो सब्जेक्ट है ना ही क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ना तो सब्जेक्ट आया ना ही ऑब्जेक्ट आया, लेकिन कौन जरूर आया? वर्ब जरूर आई। कौन जरूर आया? वर्ब जरूर आई। तो वर्ब एक ऐसा शब्द है जो जिसमें जो पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को संभाल के चलता है, जिसको आप कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का। कौन? बोले सर वर्ब। तो पूरा एक्शन जो है वो किसके इर्द गिर्द हो रहा है? वर्ब के इर्द गिर्द हो रहा है। इसीलिए हमने वर्ब को, वर्ब का अर्थ शब्द ना लेके हमने वर्ब को क्या मानना शुरू कर दिया? बोले सर वर्ब क्या है? क्रिया है। वर्ब क्या है? क्रिया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं या वर्ब क्या है? एक्शन है। अगर मैं आपसे कहूं क्या एक्शन वर्ड ही वर्ब्स होते हैं? नहीं। ऐसे शब्द जो क्रिया को दिखाते हैं, जो एक्शन को दिखाते हैं, वो वर्ब्स होते हैं। लेकिन एक्शन को दिखाने के अलावा भी कुछ शब्द हमारे पास ऐसे हैं जो वर्ब होते हैं। जैसे मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो इसमें जो एम लगा है, मैं आपसे पूछूं इसमें जो एम शब्द लगा है, इस एम जो है, ये जो वर्ब है, क्या इसने एक्शन दिखाया? नहीं दिखाया। बिना एक्शन के बावजूद भी ये क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को एक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन केवल एक्शन दिखाने वाले शब्द वर्ब होते हैं, ये बात गलत है। वर्ब ऐसा शब्द है जिसमें एक्शन भी होगा, जिसमें स्टेट भी होगा। इस बारे में अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैंने वर्ब की एक डेफिनेशन आपको दी जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। बीइंग, डूइंग और हैपनिंग को दिखाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं साहब? वर्ब कहते हैं। एक बात ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने बेसिक थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। अब बात कर लेते हैं वो जो तुमने पढ़ी होगी कि भाई एक्शन होता है और स्टेट होता है और पता नहीं क्या होता है। तो हम एक बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। मैं आपसे कहूं कि भाई वर्ब को दो भागों में बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। वर्ब या तो एक्शन दिखाती है, आपने कोई क्रिया करी है, आप या तो एक्शन दिखाएगी या फिर क्या दिखाएगी? कोई स्टेट दिखाएगी। पक्की बात है। स्टेट मतलब होता है कोई एक्शन नहीं हो, केवल इंफॉर्मेशन, है ना। वर्ब को दो भागों में बांटते हैं, एक्शन वर्ब या फिर स्टेटिक वर्ब। एक्शन वर्ब या फिर स्टेटिक वर्ब, या ऐसी वर्ब जो एक्शन दिखाती हूं, जो काम दिखाती हूं, ऐसी वर्ब जो स्टेट दिखाती हूं। स्टेट मतलब अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें आपने कोई एक्शन नहीं किया, कोई काम नहीं किया, केवल इंफॉर्मेशन मात्र है। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? इंफॉर्मेशन है। वो एक डॉक्टर है या वो एक टीचर है, कुछ भी, ये सब इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन किस में रखी जाएंगी? बोले सर स्टेट में। लेकिन इस बात को समझने के लिए कौन जरूरी है? बीइंग, डूइंग और हैपनिंग बहुत जरूरी है। इस बात को समझने के लिए किसकी जानकारी जरूरी है? बीइंग की, डूइंग की और हैपनिंग की। ठीक है साहब। तो अगर मैं एक्शन वर्ड की बात करूं तो एक्शन वर्ड में दो शब्द आते हैं, एक तो डूइंग और एक हैपनिंग। ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा बीइंग, डूइंग, हैपनिंग क्या चीज है, हमें समझ में नहीं आ रही बात। धीरे धीरे आएगी, इसको दिमाग में रख के चलो बस कि बीइंग, डूइंग, हैपनिंग बताया है। ठीक है। स्टेट में कौन आ जाएगा साहब? अभी वर्ब के तीन टाइप बताए थे, डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। ठीक है साहब। अभी बीइंग, डूइंग, हैपनिंग की बात करेंगे और फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की भी थोड़ी सी बात करेंगे। इस डायग्राम पे मैं थोड़ी देर बाद लौट के आऊंगा। इस डायग्राम पे मैं थोड़ी देर बाद लौट के आऊंगा। या चलो एक बात और बताता हूं, फिर चलते हैं। देखो, अगर तुम किसी चीज को, किसी वर्ब को डूइंग कह रहे हो, अगर आप किसी वर्ब को क्या कह रहे हो? डूइंग कह रहे हो। मैं यहीं पे समझा देता हूं डूइंग, बीइंग, हैपनिंग तीनों चीजों में क्या जो है, हम किस वर्ब को डूइंग, किसको बीइंग, किसको हैपनिंग कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। अगर मैंने डूइंग को और हैपनिंग को एक्शन में रखा है, इसका मतलब डूइंग में और हैपनिंग में दोनों में एक्शन हुआ होगा, दोनों में कोई ना कोई काम हुआ होगा, है ना। ये तुम्हें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि किस किस चीज को एक्शन कहेंगे, किस चीज को स्टेट कहेंगे, किसको एक्शन कहेंगे, किसको स्टेट कहेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मैं पढ़ाई करता हूं, तो मेरा पढ़ाई करना एक्शन है। ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मेरा पढ़ाना एक्शन है। तुम खुद पढ़ाई करते हो, ये भी एक अपने आप में क्या है? एक्शन है। या मैं जो हूं डेली मंदिर जाता हूं, माना मैंने ऐसे कहा, मेरा मंदिर जाना क्या है? एक्शन है। ठीक है। एक्शन हो सकता है किसी भी प्रकार का। जैसे मैंने कहा कि भाई राम जो है साइकिल चलाता है, साइकिल चलाना एक्शन है। राम साइकिल से गिर गया, एक्शन है। लेकिन दो एक्शन हुए, देखो। एक एक्शन हुआ राम का साइकिल चलाना, उसने अपनी मर्जी से साइकिल चलाई होगी। राम का साइकिल चलाना, उसने अपनी मर्जी से साइकिल चलाई। राम साइकिल से गिर गया, बिना मर्जी के गिरा। ऐसा थोड़ी मन करा बोले आज साइकिल से गिर के देखता हूं, ये तो पॉसिबल है नहीं। राम ने साइकिल चलाई मर्जी से, राम गिर गया साइकिल से बिना मर्जी से। लेकिन एक्शन दोनों में हुआ। जब आप खुद किसी काम को कर रहे हैं, जब आप खुद किसी काम को कर रहे हैं, खुद किसी एक्शन को कर रहे हैं, तो उस एक्शन को क्या बोलते हैं? डूइंग बोलते हैं। डूइंग मतलब आपने वो एक्शन किया है। डूइंग मतलब आपने वो एक्शन किया है।
आपके द्वारा किया गया, एक आपके द्वारा किया गया एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो आपके द्वारा किया गया उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको आप डूइंग कह सकते हैं। एक एक्शन जो तुमने करा उसको आप डूइंग कहेंगे। हैपनिंग, हैपनिंग एक ऐसा एक्शन है जो खुद हुआ, ठीक है। हैपनिंग क्या है, हैपनिंग में भी एक्शन तो हुआ होगा लेकिन खुद हुआ होगा। क्या हुआ होगा, खुद हुआ होगा। जैसे मैं कहता हूं कि राम जो है साइकिल से गिर गया, है ना, या मैं कहता हूं कि भाई अर्पित का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट का मतलब क्या है, जानबूझ के जाके टक्कर तुम्हारी नहीं होगी, खुद हुआ होगा कोई काम। एक्सीडेंट हो गया मतलब वो एक्सीडेंट खुद ही हुआ होगा, जानबूझ के तो कोई करेगा नहीं। अगर उसका एक्सीडेंट खुद हो गया तो एक्सीडेंट खुद हुआ तो उसको कैसी हुआ, एक्शन तो हुआ है, एक्सीडेंट होना एक एक्शन है, लेकिन तुमने करा या खुद हुआ, एक्सीडेंट खुद ही होगा। बोले सर खुद होगा तो हैपनिंग है, खुद होगा तो क्या है, हैपनिंग है। अच्छा ठीक है, तुमने जो है मैं कहता हूं कि तुमने जो है 5 किलोमीटर रेस लगाई, तो तुम्हारे द्वारा रेस लगाई गई। ऐसा नहीं कि रेस लगाना खुद हो गया, आज पता नहीं क्या हुआ अचानक से बॉडी जो है 5 किलोमीटर रेस लगाने चल दी, नहीं, तुमने मन से करा होगा ना 5 किलोमीटर रेस का काम। तो तुमने 5 किलोमीटर रेस लगाई, मैंने कहा तो वो क्या है, डूइंग एक्शन है, आपके द्वारा किया गया एक्शन। खुद हुआ एक्शन कैसा एक्शन है, हैपनिंग है। खुद हुआ एक्शन हैपनिंग है, आपके द्वारा किया गया क्या है, डूइंग है। मुझे लगता है बात आपको क्लियर हुई होगी, डूइंग क्या है और हैपनिंग क्या है। एक्शन अगर हुआ है तो या तो वो डूइंग होगा या वो क्या होगा, हैपनिंग होगा, या तो वो डूइंग होगा या क्या होगा, हैपनिंग होगा। एक बात। दूसरा मैं आपसे कहूं कि साहब बीइंग की बात कर लें। बीइंग में आप ध्यान रखना, एक बात पक्की है कि बीइंग में क्या नहीं होगा, बीइंग में एक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। बीइंग में केवल क्या दिखाई गई होगी, कोई स्टेट दिखाई गई होगी या फिर एक इंफॉर्मेशन मात्र होगी। अगर कोई इंफॉर्मेशन मात्र है, आपको पढ़ने के बाद लग रहा है कि काम तो कुछ हुआ ही नहीं, ओनली क्या है, ओनली इंफॉर्मेशन है, एक्शन हुआ ही नहीं, केवल इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको क्या कहेंगे साहब, आप उसको कहेंगे बीइंग। कैसी वर्ब कहेंगे, बीइंग वर्ब कहेंगे। अब बी वर्ब बी वर्ब आप समझ लेंगे, फिर आप लिंकिंग वर्ब की तरफ चलेंगे। लेकिन लिंकिंग वर्ब को पहचानने के लिए किसको पहचानना जरूरी है, बीइंग वर्ब को पहचानना जरूरी है। अभी धीरे धीरे जब तुम जोड़ते चले जाओगे, मैं इसलिए शुरू में कहा क्लास के कि आपको एक बात जरूर समझ में आनी चाहिए कि मैं चीजें लिंक करके चलूंगा, तो पहली क्लास से ही जुड़ते हुए चलना है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम बिना पहली क्लास के चल दो, एक बात है। दूसरी बात मैं कह रहा था, बीइंग डूइंग हैपनिंग हो गया, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करते हैं बीइंग को, डूइंग को और हैपनिंग को, ठीक है। एक बार जरा आ जाओ, आपके सामने 3 सेंटेंस है। ही लाफ्ड लाउडली, रमेश फेल डाउन, द मैन शाउटेड लाउडली, ठीक है। 3 सेंटेंस है। यहां पे अगर मैं पहचानने की बात करूं तो साहब ही जो है सब्जेक्ट है, लाफ्ड जो है आपकी वर्ब है, और लाफ्ड हाउ, कैसे हंसा, बोले सर बहुत तेजी से हंसा, वो तो बहुत तेज हंसा। तो हाउ का रिप्लाई, लाउडली क्या है, हाउ का रिप्लाई है। अगर आप मेरे से टेट वाले बैच में पढ़े हैं तो मैंने आपको सिखाया होगा, हाउ का रिप्लाई जो होता है, हाउ का रिप्लाई जो होता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एडवर्ब ऑफ क्या होता है, मैनर होता है। अब बच्चे, कुछ बच्चे कहेंगे बोले सर वर्ब की बात चल रही है, एडवर्ब क्यों बता दी। भाई ये ऐसी चीजें हैं जो आपको आपको एडवर्ब आता हो या ना आता हो, लेकिन ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, इनके बिना काम चलेगा ही नहीं। मैं आपसे जेन्युइन बताऊं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, फ्रीक्वेंसी है, इनके बारे में पहचान होनी चाहिए। अगर आपको पहचान ही नहीं पता होगी तो सेंटेंस में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा, या क्लियरिटी आनी बड़ी मुश्किल होगी अगर आपको पहचान ही नहीं आती। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, इसलिए मैं साथों साथ बता के चलता हूं। ही लाफ्ड हाउ, बोले सर बहुत तेजी से हंसा वो। खैर, मैंने आपसे कहा ही सब्जेक्ट है और लाफ्ड आपकी वर्ब है। रमेश फेल डाउन, रमेश आपका सब्जेक्ट है, फेल मतलब गिरने से है, और डाउन मतलब कहां, फेल वेयर, कहां गिर गया वो, बोले सर नीचे गिर गया, तो वेयर का रिप्लाई है। अगर आपसे मैं पूछूं वेयर का रिप्लाई कोई शब्द है तो वो क्या होगा, वेयर का रिप्लाई होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। बोले साहब कहां गिर गया, बोले सर नीचे गिर गया, तो वेयर हो गया, डाउन हो गया, नीचे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। बाकी फेल आपकी क्या है, वर्ब है। द मैन शाउटेड, फिर से वही बात है, ही लाफ्ड लाउडली, द मैन शाउटेड लाउडली। मैन सब्जेक्ट है, शाउटेड आपकी वर्ब है। मैं पूछूं कैसे चिल्लाया बोले लाउडली, फिर वही बात, किसका रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई है। तो मैं आपसे कहूं हाउ का रिप्लाई होगा तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एडवर्ब ऑफ क्या होगा, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ क्या होगा साहब, बोले सर मैनर होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो लाफ्ड, फेल और शाउटेड, ये जो तीनों वर्ब हैं, आपको इसको बताना है डूइंग है, हैपनिंग है या बीइंग है। ऊपर लिखा है देखो हेडिंग बहुत बढ़िया सा, एग्जांपल्स ऑफ डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। आपको तीनों चीजें क्लियर करके बतानी है कि या तो डूइंग वर्ब होगी या हैपनिंग होगी या बीइंग होगी। बोले सर ठीक है, इंफॉर्मेशन मात्र है तो बीइंग है, एक्शन हुआ है तो या तो डूइंग होगी या हैपनिंग होगी, कोई चीज खुद हो गई तो हैपनिंग है, किसी के द्वारा करी गई है तो डूइंग है। इतनी सी बात समझनी और कुछ नहीं समझना। जैसे मैं कहता हूं ही लाफ्ड, जब तुम हंसते हो तो हंसने का काम कौन करता है बताओ जरा, है ना। हंसने का काम भाई साहब ऐसा थोड़ी कि किसी और के मतलब खुद हो जाएगा हंसने का काम, जब तुम चाहोगे तभी तो तुम हंसोगे, तुम्हारे द्वारा किया गया एक्शन है।
लाफ्ट जो है वो क्या है, डूइंग है। कैसी वर्ब है लाफ्ट, डूइंग वर्ब है, ठीक है, ध्यान रखना। रमेश फेल डाउन, रमेश नीचे गिर गया। रमेश ने चाहा होगा कि आज तो जाते ही गिर जाऊंगा नीचे, ऐसा पॉसिबल है? रमेश चाहेगा क्यों नीचे गिरना? रमेश जो है, रमेश ने जानबूझ, रमेश ने जो गिरने का एक्शन चाहा नहीं होगा, वो खुद हुआ होगा। और अगर खुद हुआ तो मैं आपसे पूछूं फेल कैसा शब्द है, डूइंग या हैपनिंग? बोले सर हैपनिंग। कैसा है, डूइंग या हैपनिंग? बोले सर हैपनिंग। बहुत बढ़िया। मैंने कहा द मैन शाउटेड, एक व्यक्ति चिल्लाया। किसी का चिल्लाना डूइंग या हैपनिंग? चिल्लाना खुद हो जाता है या कोई व्यक्ति चाहेगा तो चिल्लाएगा? कोई व्यक्ति चाहेगा तो चिल्लाएगा। मेरे मेरे अंदर गुस्सा आया तो मैंने चिल्लाया। तो शाउटेड जो है वो कैसा है, शाउटेड जो है वो क्या है, डूइंग है। शाउटेड कैसा एक्शन है, डूइंग है। कैसा है, डूइंग है। मुझे लगता है आप तीनों बातें समझ पाए होंगे। अगर आप तीनों बातें समझ पाए, एग्जाम्पल बहुत सारे लाया हूं मैं, तुम्हें दिक्कत आने नहीं दूंगा, ठीक है नहीं। इट रेन्ड हैवीली, बारिश जो है बहुत तेजी से पड़ी। तो इट हो गया आपका सब्जेक्ट, रेन्ड वर्ब हो गई। हाउ, इट रेन्ड हाउ, बोले कितनी कैसी बारिश पड़ी? बोले बहुत तेज। तो हाउ का रिप्लाई है, अभी बता के आया हूं, एडवर्ब ऑफ क्या होगा, मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कार स्टॉप्ड, गाड़ी रुकी। मैं पूछूं कैसे, अचानक से गाड़ी रुकी, तो सडनली क्या है, गाड़ी का रुकने का तरीका क्या था? बोले अचानक से रुकी थी, ठीक है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, और इंग्लिश क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, आई टीच व्हाट, कभी भी व्हाट का रिप्लाई मिले तो इंग्लिश जो है वो किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है। और ध्यान रखना, व्हाट का रिप्लाई मिल जाए या फिर हुम का रिप्लाई मिल जाए, किसका, व्हाट का या फिर हुम का रिप्लाई, व्हाट का या हुम का रिप्लाई क्या निकालता है, ऑब्जेक्ट निकाल के देता है। कभी भी आपने वर्ब से पूछा व्हाट या फिर हुम और वर्ब ने उत्तर दिया तो समझ लो वो उत्तर क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट निकलेगा। तो आई टीच व्हाट, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, मैं पूछूं क्या पढ़ाता हूं, आपने कहा बोले सर इंग्लिश पढ़ाते हो। तो आई टीच व्हाट, व्हाट का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई मतलब वर्ब का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप रेन्ड वर्ब, स्टॉप्ड और टीच, इन तीनों वर्ब का मुझे एक बार टाइप समझ के बताओ कि ये हैपनिंग है, डूइंग है या बीइंग है। 1 सेकंड का काम है मुश्किल से, एक बार आप सोचो समझो और जवाब दो। हाँ जी, आया कुछ आंसर? मैं आपसे कहूं इट रेन्ड हैवीली, द कार स्टॉप्ड सडनली, आई टीच इंग्लिश। बारिश का पड़ना, तुमने कुछ करा, डूइंग। तुम गए जाके भाई साहब पिचकारी मारी छत पे से और भाई चारों तरफ पानी हो गया, बारिश पड़ गई है, इंद्रदेव नहीं हो तुम। तो कहने का मतलब है बारिश का पड़ना जो है वो हैपनिंग है, डूइंग नहीं है। तुमने मतलब कुछ नहीं करा, तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं किया गया। बारिश का पड़ना जो है वो क्या है, हैपनिंग है। मैं पूछूं रेन्ड कैसी वर्ब है, बोले सर हैपनिंग, ठीक है। एक बात, दूसरा, द कार स्टॉप्ड सडनली, अचानक से गाड़ी रुकी। एक व्यक्ति उसमें से उतरा, उसने काला कोट पहना था, है ना, माहौल बन गया थोड़ा। लेकिन गाड़ी का रुकना, दो बातें हैं देखो, एक है द कार स्टॉप्ड और एक मैं कहता हूं आई स्टॉप द कार। आई स्टॉप द कार, कि मैंने गाड़ी रोकी। तो अगर मैं कहूं स्टॉप्ड, रोकी, किसने रोकी, आई, तो तुमने रोकने का काम किया, आई के द्वारा गाड़ी को रोका गया। अगर आई ने गाड़ी को रोका मतलब तुमने ही तो काम किया है, खुद थोड़ी रुकी गाड़ी, गाड़ी खुद नहीं रुकी, आई ने गाड़ी को रोका। मैंने गाड़ी को रोका, किसको रोका, गाड़ी को। आई स्टॉप द कार, डूइंग है। स्टॉप्ड कैसा है, डूइंग है। लेकिन जरा यहां देखना, द कार स्टॉप्ड, गाड़ी रुकी। क्या स्टॉप के पास अपना डूअर रखा है? मैं आपसे पूछूं, स्टॉप के पास अपना डूअर रखा है? क्या स्टॉप करने का काम कार ने करा होगा? स्टॉप, अगर मैं कहूं स्टॉप किसने करा, आई ने, तो यहां पे आई ने काम किया तो आपने डूइंग कह दिया। लेकिन जो स्टॉप का काम है कार तो कर नहीं सकती। कहने का मतलब आप बताना चाह रहे हो कि गाड़ी रुकी, गाड़ी रोकी नहीं गई, गाड़ी रुकी। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो डूइंग और हैपनिंग दोनों की तरीके से काम करती हैं, जो डूइंग और हैपनिंग दोनों तरीके से काम करती हैं। और ये बात आपको बिल्कुल अलग करके आगे 2-3 स्लाइड बाद बता रखी है कि कुछ वर्ब दो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, उस बारे में चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं द कार स्टॉप्ड सडनली, गाड़ी अचानक से रुकी। तो यहां पर स्टॉप का काम, रोकने का काम कार तो कर नहीं सकती। कहने का मतलब है एक्शन डूइंग नहीं है, कैसा है, हैपनिंग है। डूइंग नहीं है, कैसा है, बोले सर हैपनिंग है। स्टॉप को हैपनिंग ही मानेंगे, बोले सर डूइंग मानूंगा मैं, तो डूइंग यहां मानो ना, क्योंकि स्टॉप करने का डूअर कौन है, आई है।
रोक रहा किसने, आई ने रोका, तो आपने इसको डूइंग कह दिया। लेकिन स्टॉप का काम कार तो कर नहीं सकता। और तुम सोचो पैसिव वॉइस में लिखा, पैसिव में लिखा, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लिखी है, पैसिव भी नहीं है। तो स्टॉप का काम कार नहीं कर सकती, मतलब खुद से रुकी गाड़ी। आपके लिए गाड़ी खुद से रुकी, द कार स्टॉप सडनली, गाड़ी अचानक से रुकी, है ना। तो वही है कि आपने जो है एक्शन नहीं किया, एक्शन खुद हुआ, और खुद हुआ तो हैपनिंग है। नेक्स्ट देखो, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कितनी मेहनत लग रही है साहब, समझ रहे हो। जो है पूरा जो है प्रयास करा जा रहा है आपको जो है बेहतर बनाने का। तो एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो फिर वही बात है, एक्शन हो रहा है तो हैपनिंग या डूइंग। लेकिन फिर वही बात, ऐसा थोड़ी है खुद से हो जा रहा है, मैं चाहता हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक्शन मेरे द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और अगर एक्शन मेरे द्वारा किया जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, डूइंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको साहब, इसको डूइंग कहेंगे। अगर बात समझ में आई हो तो फिर से आगे चलता हूं, ज़्यादा जो है वार्तालाप नहीं करूंगा। अब जो है एग्जाम्पल तुम्हारे लिए है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करी जाएगी, ठीक है। एक पेज और होगा लास्ट वाला, हाँ बस बस बस। फिलहाल आपके लिए है, यू अब्यूज्ड हिम, ज़्यादा डिस्क्राइब करूंगा नहीं। तुमने किसी को गाली दे दी, तो भाई गाली दे दी तो फिर इसका मतलब ये है कि तुमने उसको गाली दे दी, यू अब्यूज्ड हिम। तो गाली देना जो है वो डूइंग है, तुमने अंदर से चाहा होगा, तब तुमने जो है कुछ शब्द निकाले होंगे, अब शब्द जो कि जो है तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं देनी चाहिए थी। तो ये क्या है, डूइंग है। अब्यूज कैसा है, डूइंग है। रिचा ड्रॉप्ड द पेन, है ना, रिचा ने पेन को ड्रॉप कर दिया। अब देखो ऐसा है, बोले सर ड्रॉप करने का मतलब तो ये हो सकता है कि जो मैं जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैंने पेन छोड़ दिया, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि भाई एक बात हो सकती है कि पेन हो सकता है खुद गिर गया हो सकता है पेन खुद गिर गया हो। लेकिन अगर खुद गिरा होता तो आप ये मतलब खुद गिरा होता तो आप ये मान सकते हैं कि चलो एक सिचुएशन हो सकती थी खुद गिरने की, लेकिन आपके पास ड्रॉप का डूअर जो है रखा है। ड्रॉप किसने किया, रिचा ने, है ना। ड्रॉप किसने किया, रिचा ने। क्या ड्रॉप किया साहब, पेन ड्रॉप किया, ठीक है। तो दो बातें हो सकती हैं, एक तो खुद गिरा हो और या फिर रिचा ने गिराया हो। लेकिन जब आपने लिख रखा है कि रिचा नहीं गिराया, जब आपने लिखा है कि ड्रॉप का डूअर कौन था, रिचा था, अगर आपके सामने डूअर लिखा ही है तो उसको हैपनिंग ना मान के क्या ही मानो, डूइंग ही मानो। हैपनिंग ना मान के क्या ही मानो, डूइंग ही मानो। हैपनिंग मानने से कोई फायदा नहीं है। बोले सर मैं तो हैपनिंग भी मानूंगा। अगर माना तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा है, थोड़ी देर बना के रखो, बहुत ज्यादा देर बनाने के रखने की जरूरत नहीं है। मैं ये वाली बात भी अभी आगे आगे क्लियर कर दूंगा, इन सेंटेंसेस में फिर से घूम के आऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन ना लो। तो ड्रॉप करने का डूअर कौन है, रिचा। क्या ड्रॉप किया, पेन। मैंने इसको डूइंग माना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, बोले सर हो सकता है रिचा से गलती से गिर गया हो, हैपनिंग हो, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है गलती से गिर गया हो, लेकिन गलती से गिरने के लिए कुछ सिचुएशन और भी होती हैं। बोले सर क्या, मैंने वही कही आपसे कि मैं अभी थोड़ी देर में लौट के वापस यहीं आऊंगा, तब मैं इस बारे में चर्चा करूंगा। अब जरा इधर आ जाओ। सुमित वॉज एबसेंट, सुमित वॉज एबसेंट। मैं तुमसे कहूँ एबसेंट क्या है, भाई एबसेंट तो एडजेक्टिव है, वॉज यहाँ पे वर्ब है, वॉज यहाँ पे वर्ब है। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इज, एम, आर, वॉज, वर कैसा आ जाए, कभी भी इज, एम, आर, वॉज, वर अकेला मिल जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर कैसा मिल जाए, अकेला मिल जाए, तो उसको क्या ही मानना है, उसको बीइंग वर्ब ही मानना है। उसको कैसी वर्ब ही मानना है, इज, एम, आर, वाज, वर कभी भी अकेला मिल जाए, उसको क्या मानना है, बीइंग मानना है। बोले सर आपने तो बीइंग के लिए बताया था जब कोई एक्शन ना हुआ हो, जब कोई इंफॉर्मेशन मात्र हो तो उसको बीइंग कहेंगे, बताया था मैंने। लेकिन मैं फिलहाल आपको एक बात बताता हूँ, इसी बात को मैं भी आगे प्रूव करूंगा। इज, एम, आर, वाज, वर कभी भी अकेला आ जाए, मैंने कहा उसको कैसी वर्ब कहेंगे, बीइंग वर्ब कहेंगे। और मैंने अभी बीइंग को बताया था, बीइंग वर्ब वो होती है जो केवल इंफॉर्मेशन होती है, जो केवल क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं आपसे कहूँ सुमित वॉज एबसेंट, सुमित एबसेंट था, सुमित नहीं आया था यार। मैंने कहा यार मैंने कल बच्चे बुलाए थे पढ़ने के लिए, सुमित क्यों एबसेंट था, तो बोले सर सुमित तो एबसेंट था, सुमित नहीं आया था। सुमित का एबसेंट होना कोई एक्शन है, इंफॉर्मेशन है, तुम बताओ। सुमित एबसेंट था, इसमें क्या काम हुआ, इसमें क्या एक्शन हुआ, कुछ एक्शन हुआ, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। और जब कोई एक्शन हुआ ही नहीं तो उस वर्ब को कौन सी वर्ब कहते हैं, बीइंग कहते हैं। जब केवल इंफॉर्मेशन दी गई हो तो वो कौन सी वर्ब है, बीइंग है। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो इस वाज वर्ब को क्या कहा जाएगा, बीइंग कहा जाएगा। बाकी मैंने कहा आपने एक तो मीनिंग से पहचान लिया। इसके अलावा कभी भी हमारा वॉज वर अकेला मिल जाए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको कौन सी वर्ब मानेंगे, आप उसको बीइंग मानेंगे। क्लियर है बात, एक बात। बोले अच्छा ठीक है भैया, एक बार जरा एक दो सेंटेंस और देख लो। मैंने कहा शी इज इल, शी जो है वो बीमार है। शी का बीमार होना, मैंने कहा इज आपकी वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर कभी भी अकेला मिल जाए, मैंने कहा कैसी वर्ब होगा, बोले सर बीइंग होगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि बीइंग मीनिंग के हिसाब से बैठ रहा है। मैंने कहा वो तो बीमार है सर, उसकी बड़ी तबीयत खराब है। किसी का बीमार होना एक्शन है, सोच के बताओ। कोई बीमार है, मैंने कहा शी इज इल, इसमें एक्शन क्या हुआ। या मैं कहूँ अब बीमार तो मैं हूं वैसे, तुम तो शी कहाँ, आई एम इल, मैं कहूँ मैं बीमार हूँ। तो अगर मैं अपने लिए कहूँ कि आई एम इल, इसमें एक्शन क्या हुआ, एक्शन हो ही तो नहीं पा रहा, तभी तो दिक्कत हो गई, एक सप्ताह लेट हो गई क्लास हमारी, वरना लास्ट वीक से स्टार्ट कर लेते। एक्शन ही नहीं हो पा रहा, दिक्कत ये है। तो अगर मैं कह रहा हूँ आई एम इल, मैं बीमार हूँ,
तो ये स्टेट है, केवल इंफॉर्मेशन है कि मैं बीमार हूं, एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, एक्शन है पढ़ाना, कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वो एक्शन है, लेकिन मेरा बीमार होना केवल एक इंफॉर्मेशन मात्र है। और इंफॉर्मेशन के लिए आपने किसका यूज किया? बोले सर बीइंग वर्ब का। मैंने शी के बारे में बताया कि शी जो है वो लॉयर है, शी इज अ लॉयर, तो मैंने कहा इज क्या है? इज भी बीइंग वर्ब ही तो है। इज हमारा वाज वर्ब कभी अकेला आ जाए बीइंग वर्ब, लेकिन मैंने कहा फिर भी कॉन्टेक्स्ट निकाल के देख लो, एक्शन हुआ है, स्टेट है। तो शी इज अ लॉयर, शी इज अ लॉयर, शी का प्रोफेशन बताया कि शी जो है लॉयर है, या मैं कहूं मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। तुम्हारा जो अभी तुम्हारा प्रोफेशन कुछ है नहीं, आगे इन फ्यूचर होगा भाई, तुम्हारी जॉब अब लगेगी, जो भी होगा, तुम्हारा प्रोफेशन टीचर बनेगा या कुछ और बनेगा, जो भी तुम अपना जीवन में बनोगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? इन्फॉर्मेशन है, सब क्या है? इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे इज आया, मैं पूछूं इज क्या है? बोले सर बीइंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? बीइंग है। शी इज ब्यूटीफुल, मैंने कहा यार वो तो बहुत सुंदर है ना, तुम्हारे मतलब की बात कर दी मैंने। शी इज ब्यूटीफुल, अगर मैं किसी को अगर ब्यूटीफुल कह रहा हूं तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ? इसका कॉन्टेक्स्ट ये हुआ कि आपने उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है कि वो जो है बहुत सुंदर है। अब एक्शन कुछ हुआ? एक्शन कुछ नहीं हुआ, केवल इन्फॉर्मेशन दी गई कि शी इज ब्यूटीफुल। अब अगर कुछ एक्शन हुआ होता तो अब आप कहते कि भाई बीइंग, एक्शन हुआ होता तो आप कहते कि हैपनिंग है, डूइंग है, वो बात अलग है। लेकिन किसी का ब्यूटीफुल होना केवल बीइंग वर्ब है। अच्छा, हमने फिर यहां से एक बात सीखी थी 1 मिनट पहले कि इजमार वाजवर कभी भी अकेला आ जाए तो उसको बीइंग वर्ब मानते हैं। तो मैं आपसे पूछूं क्या इजमार वाजवर के अलावा भी कोई बीइंग वर्ब हो सकती है? हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहूं शी लुक्स ब्यूटीफुल, मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है भाई, वो तो सुंदर है। आपने कहा स्टेट है, बोले सर कोई एक्शन तो हुआ नहीं, नहीं हुआ तो कौन सी वर्ब मान लिया? बीइंग मान लिया। मैंने इसी बात को इस तरीके से लिखा, शी इज ब्यूटीफुल या शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिखती है। उसका वो सुंदर है या वो सुंदर दिखती है? मैं पूछूं, दोनों बातें अलग अलग हैं। या मैं कह दूं वो सुंदर है तो भी स्टेट ही है, वो सुंदर दिखती है, किसी का सुंदर दिखना वो भी तो स्टेट ही है। इसमें कौन सा एक्शन हो गया? सोच के बताओ। एक्शन तो इसमें भी नहीं हुआ, किसी का सुंदर दिखना स्टेट है। और अगर ये भी स्टेट है तो मैं आपसे पूछूं लुक्स भी क्या है? लुक्स भी कैसी वर्ब होगी? बोले सर ये भी बीइंग ही वर्ब है। शी लुक्स ब्यूटीफुल में लुक्स भी क्या ही है? बीइंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? बीइंग वर्ब है। तो यहां से एक बात और क्लियर होती है कि इजमार वाज वर्ब के अलावा भी कुछ वर्ब कैसी हो सकती है? बीइंग हो सकती है। इजमार वाज वर्ब के अलावा भी कुछ वर्ब कैसी हो सकती है? बीइंग हो सकती है। ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए साहब। ठीक है, आ जाओ जरा। तो हैपनिंग, डूइंग, बीइंग अगर आपने क्लियर कर लिया, हैपनिंग, डूइंग, बीइंग अगर आपने क्लियर कर लिया, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं फिलहाल। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हालांकि मैं अभी आगे भी ये वाली बात बताऊंगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाली, लेकिन ये चीज यहां बहुत जरूरी है। आपको डूइंग, बीइंग, हैपनिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, आपको डूइंग, बीइंग, हैपनिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। आज ही की क्लास में ये चीज बता दूंगा तो तुम्हें कम से कम रिलेटेबल रहेगा। अगर मैं डूइंग की और हैपनिंग की बात करूं तो इसके बारे में ध्यान रखना। अगर कोई वर्ब डूइंग है, अगर कोई वर्ब डूइंग है तो ध्यान रखना वो वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये बात पक्की है। अगर किसी वर्ब को डूइंग वर्ब कहा तो तुम्हारे दिमाग में आना, पहले तो तुम्हें वर्ब को पहचानना है, डूइंग है, बीइंग है, हैपनिंग है। जैसे पेपर में सवाल आता है कि बताओ कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है। टीचिंग एग्जाम्स में तो डायरेक्टली पूछ लेता है, आपके यहाँ सुपर टेट वगैरह में या फिर कोई टीजीटी वगैरह का आपका एग्जाम है, वहां डायरेक्ट पूछता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स आर ट्रांजिटिव या आर इंट्रांजिटिव, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, इस तरीके से आपसे पूछ ले। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पहचानने के लिए, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पहचानने के लिए, एक सेकंड गाइस, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पहचानने के लिए एक चीज जरूरी है क्या? कि आपको बीइंग, डूइंग और हैपनिंग का पता हो। अगर तुम बीइंग, डूइंग और हैपनिंग जानते हो तो चुटकी में काम हो जाएगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का। आपको कंफ्यूजन जीवन में रहेगा ही नहीं। तुम मुझे जब तुम मुझसे कहते हो बोले भैया मैंने आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन कराए, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी तुम्हें कराए, मेरे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी इतनी इसलिए है क्योंकि मैं वर्ब को पहले किस नजर से देखता हूं? बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। आपने सबसे पहले देखा कि एक्शन हुआ, बोले सर हुआ। डूइंग है, हैपनिंग है, बोले सर डूइंग है। अगर कोई वर्ब डूइंग है मतलब एक्शन किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होगी या वो इंट्रांजिटिव होगी। इतनी सी बात है। हमें यहां पे चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, इस बारे में करेंगे बात कि कब हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कोई वर्ब हैपनिंग है, अगर आपने किसी वर्ब को पहचाना और कहा हैपनिंग है, तो हैपनिंग है तो आप इस बात को 100% कह सकते हैं कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर आपने वर्ब को पहचाना डूइंग है, तब आपके दिमाग में थोड़ी असमंजस हो सकती है, बोले डूइंग वर्ब तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव दोनों होती है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने वर्ब को देखा, एक्शन तो हुआ लेकिन खुद हुआ, तुमने नहीं करा, खुद हुआ, तो वो हैपनिंग होगा। और हैपनिंग वर्ब्स कैसी होती हैं? इंट्रांजिटिव होती हैं। अगर आपने वर्ब को हैपनिंग पहचाना, मतलब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वर्ब 100% कैसी होगी? इंट्रांजिटिव होगी। कैसी होगी? इंट्रांजिटिव होगी। स्टेट है, किसी शब्द को आपने स्टेट कहा या बीइंग कहा। एक बात बताओ, ऐसी ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन ही नहीं हुआ,
जिसमें क्या नहीं हुआ, जिसमें कोई एक्शन ही नहीं हुआ। और ट्रांजिटिव का मतलब होता है, ट्रांजिटिव में एक शब्द आया है ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है आपने जो एक्शन किया, आपने जो काम किया, उसके प्रभाव को ऑब्जेक्ट तक पहुंचाना, उसके प्रभाव को कहां तक पहुंचाना, ऑब्जेक्ट तक पहुंचाना। जैसे मैं कहता हूं आई शॉट द टाइगर, मैंने टाइगर को गोली मारी, तो जैसे मैंने गोली मारी तो आई शॉट, मैंने शॉट किया, किसको किया, टाइगर को, तो मेरे द्वारा गोली का जो प्रभाव है वो किस पर पहुंच गया, टाइगर पर पहुंच गया। तो ट्रांजिटिव का मतलब ही क्या होता है कि वर्ब के एक्शन को कहां करना, ट्रांजिट करना, पहुंचाना, कहां पहुंचाना, आगे पहुंचाना, ऑब्जेक्ट तक। मेरा कहने का मतलब यह है। लेकिन जब एक्शन ही नहीं हुआ तो क्या किसी चीज को ट्रांजिट कर सकते हो? प्रभाव को तो तब पहुंचाओगे जब तुमने कुछ किया होगा। जब एक्शन ही नहीं हुआ सेंटेंस में, जब कोई काम ही नहीं हुआ वाक्य में, तो उसको ट्रांजिट कैसे करोगे, उसको आगे पहुंचाओगे कैसे? तो यही मेरा समझाने का मकसद था कि बीइंग वर्ब में, या ऐसी वर्ब जिसको बीइंग वर्ब कहते हैं, जिसमें केवल इंफॉर्मेशन मात्र होती है, उसमें एक्शन नहीं होता। अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर सोचने की जरूरत भी नहीं है। बीइंग वर्ब्स हमेशा कैसी वर्ब होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी। बीइंग वर्ब्स हमेशा कैसी वर्ब होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी। तो कुल मिला के अब एक दो बातें हमें पता चली। अगर वर्ब हैपनिंग है या बीइंग है तो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी। वर्ब हैपनिंग है या बीइंग है तो कैसी होगी, इंट्रांजिटिव होगी। लेकिन हाँ, अगर वर्ब डूइंग हुई तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि डूइंग वर्ब को ट्रांजिटिव माने या इंट्रांजिटिव माने। बोले भैया डूइंग में तो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सोचना पड़ेगा। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें, अगर कोई वर्ब डूइंग है तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, इस बारे में चर्चा आगे करूंगा। कुल मिला के बीइंग, डूइंग और हैपनिंग तुम्हें समझ में आना चाहिए। इतनी सी कहानी है। अगर बात समझ में आई तो जरा देखना। चलो खैर, देखो मैं फिलहाल डूइंग को छोड़ देता हूं, क्योंकि डूइंग के बारे में अभी बात करूंगा। ठीक है, जैसे डूइंग है, मैं तुमसे पूछूं ये वाली डूइंग ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। देखो पहली बात तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन। आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा नहीं है, बोले सर एडवर्ब रखा है, तो ये इंट्रांजिटिव ही होगी। लेकिन मैं फिलहाल कह रहा हूं कि डूइंग को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस मत लो। मैं डूइंग के बारे में अभी बता दूंगा थोड़ी बहुत देर में। ठीक है मैं डूइंग के बारे में अभी थोड़ी बहुत देर में क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने कहा ये हैपनिंग वर्ब है, तो ये 100% कैसी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। टेंशन ही नहीं लेनी है। अगर कोई वर्ब डूइंग है तो मैंने कहा ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। मैं पूछूं ये वाली डूइंग कैसी है, जरा देखना क्या वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है, नहीं रखा है। मैंने कहा ये जो लाउडली है, ये हाउ का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर है। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर है, ट्रांजिटिव कब होती है, जब वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा होता है। वर्ब के पास क्या रखा होता है, ऑब्जेक्ट रखा होता है। अगर तुम मेरी बात समझे, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। बोले भैया मुझे डूइंग समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो पता नहीं तुम कैसे बता दे रहे हो ये इंट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव। मैं वही कह रहा हूं, अगर नहीं भी आ रहा 2 मिनट का पेशेंस रखो, या मैं कह सकता हूं कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आने तक का पेशेंस रखो, तब आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि कब ट्रांजिटिव होती है डूइंग, कब इंट्रांजिटिव होती है। उस बारे में भी चर्चा कर लेंगे विद लॉजिक, ऐसा नहीं कि हवा में। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। अगर आपने वर्ब को हैपनिंग कह दिया, मतलब ये बात पक्की है कि वो कैसी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। सोचना ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। अगर आपने वर्ब को इंट्रांजिटिव कह दिया, सॉरी हैपनिंग कह दिया, तो ये वर्ब कैसी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। सोचना नहीं है। अगर आपने वर्ब को, अच्छा और कुछ नहीं है, आ जाओ जरा, मैं आपसे कहूं आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश की मैं क्या पढ़ाता हूं साहब, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। डूइंग कहा आपने, आपकी वर्ब के पास सब्जेक्ट है, और आपकी वर्ब के पास सबसे बड़ी बात क्या भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब वो वर्ब कैसी ही होगी, ट्रांजिटिव होगी, है ना। वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बस यही परिभाषा है कि जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव। वर्ब के पास अपना नाउन रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, बाकी कुछ लोगों को लग रही होगी, मान ला कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होती है, सो जस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस, मैं आपको आगे समझाऊंगा ये वाली बात। ठीक है, आपने इसको डूइंग कहा, बोले सर डूइंग है तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। डूइंग में तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती है। लेकिन आप देखो आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है, आई स्टॉप्ड वॉट, मैंने क्या रोका। और मैंने कहा कभी भी वॉट या हुम का रिप्लाई मिले, समझ लो वो चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई स्टॉप्ड वॉट, मैंने क्या रोका, मैंने कार रोकी। तो स्टॉप्ड का ऑब्जेक्ट क्या हो गया साहब, बोले सर कार हो गया। इसका मतलब वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है, बोले है। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है मतलब वो कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। सोचना समझना की कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। यू अब्यूज्ड हिम, मैंने कहा तुमने जो है उसको गाली दी। यू अब्यूज्ड हुम, कभी भी व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले, समझ लो वर्ब का वो क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट निकलेगा। अब्यूज के पास अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो डूइंग जो है वो कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। रिचा ड्रॉप्ड द पेन, मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं इसको चाहकर भी हैपनिंग नहीं मान सकता। हो सकता है उससे गलती से गिर गया हो पेन, लेकिन फिलहाल सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसी है कि आपको इसको जो है डूइंग ही मानना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है।
रिचा ड्रॉप्ड व्हाट, रिचा ने क्या गिरा दिया? बोले सर पेन गिरा दिया। किसने गिराया? रिचा ने गिराया। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है, रिचा ड्रॉप्ड व्हाट, क्या गिराया? व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट का रिप्लाई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। तो रिचा ड्रॉप्ड व्हाट, क्या गिराया? बोले सर उसने तो पेन गिरा दिया। तो अगर व्हाट का रिप्लाई रखा है मतलब ऑब्जेक्ट रखा है। अगर आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है मतलब आपकी वर्ब कैसी वर्ब हुई? आपकी वर्ब कैसी वर्ब हुई? बोले सर ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव हुई तो बच्चे एक बात सोच के बताओ, अगर मैं इसको हैपनिंग मान लेता, अगर मैं इसको क्या मान लेता? हैपनिंग मान लेता, तो हैपनिंग वर्ब कैसी बन जाती? ट्रांजिटिव बन जाती। और मैंने अभी समझाया कि हैपनिंग वर्ब्स कभी क्या नहीं बनती? ट्रांजिटिव नहीं बनती। हैपनिंग वर्ब्स हमेशा कैसी होती हैं? इंट्रांजिटिव होती हैं। और वही कारण है कि ड्रॉप्ड को मैंने हैपनिंग ना मान के क्या माना? डूइंग माना। हैपनिंग ना मान के क्या माना? डूइंग माना मैंने। नेक्स्ट आ जाओ, ये तो कैसी वर्ब है? बीइंग है। और बीइंग वर्ब्स हमेशा कैसी होती हैं? बोले सर इंट्रांजिटिव, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। मैं आपसे कहता हूं ये चारों की चारों वर्ब्स कैसी हैं? बीइंग वर्ब है। चारों की चारों कैसी हैं? बीइंग वर्ब है। और जितनी बीइंग वर्ब्स होती हैं कैसी वर्ब होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं सभी की सभी बीइंग वर्ब। ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कितने मिनट हो गए भी एक बार जरा देखना, कितने मिनट हो गए एक बार देखना भी जरा। टाइम चेक करो एक बार, एक सेकंड रुको गाइस। चलो है हमारे पास अभी तो 40 मिनट ही हुए हैं। चलो भाई, बोले सर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से पहले हमें कुछ और चीजें भी देखनी है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में आएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ टाइप्स ऑफ वर्ब्स हमें पढ़ना है, अब देखो अब आ जाते हैं बीइंग डूइंग हैपनिंग के बाद, अब हम आ जाते हैं तुम्हारे वाले क्षेत्र में जो तुम्हें पता होता है कि भाई मुझे तो पता है सर एक जो है हेल्पिंग होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, प्राइम हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मेन वर्ब होती हैं, जो हमने सीखा है ये सब हमें पता है। तो वही चीज में थोड़ी सी लेके आए और थोड़ा सा उस बारे में चर्चा कर लेते हैं, किसको हेल्पिंग कहेंगे किसको मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ टाइप्स ऑफ वर्ब, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी भी कह लेते हैं, हेल्पिंग कह लो या ऑक्सिलरीज कह लो, हेल्पिंग वर्ब कह लो या ऑक्सिलरीज कह लो। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ वर्ब की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो हमें पता है दो वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात करी, इसके बाद मैं मेन वर्ब की भी बात करूंगा आगे। ठीक है, फिलहाल मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। ये हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब में एक सबसे पहला प्रकार है जिसको हम प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। बोले सर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मॉडल्स। देखो ध्यान से सुनो, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मॉडल्स। तो हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटेंगे, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एक मॉडल्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक क्या? मॉडल्स। मैं आपसे कहूं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की, बी डू और हैव। बी डू और हैव। बी का मतलब क्या होता है साहब? इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, और डू का मतलब किससे निकल सकता है साहब? डू, डज या फिर डिड। हैव का मतलब किससे निकल सकता है? हैज, हैव या फिर हैड। अच्छा मैं आपसे पूछूं, ये तो आपने सबने से देखा होगा कि इज, एम, आर, वाज, वर किससे बना होता है? बी से। या वॉज, डू, डज, डिड किससे बना होता है? डू से। या हैज, हैव, हैड किससे बना होता है? हैव से। ये इनकी बेस फॉर्म्स हैं। ये इनकी कौन सी फॉर्म्स है? बेस फॉर्म्स है। मैं आपसे पूछूं बेस फॉर्म क्या है? ये इनकी बेस फॉर्म्स है जिससे बने हैं। ठीक है, उसको बेस फॉर्म बोल देते हैं। अच्छा मैं आपसे कहूं प्राइमरी वर्ब्स किस काम आती हैं? प्राइमरी वर्ब मैं आपसे कहूं प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी किस काम आएगी? तो मैं आपसे कहूं क्या करता है ये, क्या करती है? इट फॉर्म्स टेंसेस। ठीक है, टेंसेस को फॉर्म करने का काम किसका है? मैं पूछूं टेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनती है? मेन वर्ब से बनती है टेंस की स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा योगदान होता है टेंस बनाने में। आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख रखी है, कंटिन्यूस है, लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर डिसाइड करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है। समझे? तो मैं आपसे कहूं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम होता है इट फॉर्म्स टेंसेस। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है या प्राइमरी हेल्पिंग, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होंगी, क्या इट तो खैर क्या लिखना गलत होगा, दे लिखो आप। ठीक है, आप कहेंगे दे फॉर्म, दे फॉर्म टेंसेस। ये क्या बनाती हैं? टेंस बनाती हैं, टेंस की स्ट्रक्चर बनाती हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कहूं इज, एम, आर, वाज, वर, अगर मैं कहूं इज, एम, आर, वाज, वर कौन से टेंस में प्रयोग होता है? तो तुम्हें पता होना चाहिए इज, एम, आर, वाज, वर कंटीन्यूअस टेंस के लिए यूज करते हैं हम। अरे हाँ है ना। मैं आपसे कहूं डू, डज, डिड कौन से टेंस में यूज करते हैं? तो तुम्हें पता होना चाहिए इंडेफिनिट। अरे हाँ है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू, डज लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं।
है कि नहीं? तो ये इंडेफिनिट टेंस में आता है। मैं आपसे पूछूं हैज हैव हैड कहाँ आता है? परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। अगर ये टेंस बना रही हैं तो तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए ना कौन सी वर्ब क्या टेंस बनाती है। बी वर्ब कौन से टेंस को बनाती है? कंटीन्यूअस टेंस को। डू वर्ब कौन से टेंस को बनाती है? इंडेफिनिट टेंस को। और हैव वर्ब किसको बनाती है? परफेक्ट टेंस को। बोले सर एक टेंस और होता है। बोले सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कौन कौन आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब बी, और परफेक्ट मतलब हैव। अगर बी और हैव दोनों को मिला लें तो बी और हैव दोनों को मिला के कौन सा टेंस बनता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो हमें टेंस बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, आपको फॉर्म्स का पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं इज एम आर वॉज वर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वॉज वर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। डू डज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। हैज हैव फर्स्ट फॉर्म है। और हैड हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मैं आपसे पूछूं हैड हैड, हैड ही सेकंड फॉर्म है, हैड ही थर्ड फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म डन बनती है जो कि मैंने लिखी नहीं है, जो आवश्यकता नहीं है फिलहाल के हिसाब से। इज एम आर वॉज वर की थर्ड फॉर्म बीन बनती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या बनती है? बीन बनती है। फिलहाल जरूरत नहीं तो मैंने लिखी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है जो तुम्हारे काम आएंगी। इसके बाद मैं बात करूं कि मॉडल्स क्या होते हैं साहब। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये मॉडल्स आते किस काम में? पहली बात तो मॉडल सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो आपकी इंटेंशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? इंटेंशन। मैं आपसे पूछूं कि इंटेंशन दिखाने के लिए कौन से शब्द यूज होते हैं, या आपका मूड बताने के लिए, आपकी इंटेंशन बताने के लिए किसका यूज करते हैं? मॉडल्स का यूज करते हैं। मॉडल्स हमारे पास इन जनरल तो 10 ही होते हैं। इन जनरल कितने मॉडल्स होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, मॉडल्स क्या दिखाते हैं ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी इंटेंशन बताते हैं, तुम्हारा बात कहने का इंटेंशन क्या है, तुम्हारा कहने का तरीका क्या है, ये बताने के लिए मॉडल्स का यूज करते हैं। मॉडल्स हमेशा क्या होते हैं साहब? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तुम्हें पता होना चाहिए। मॉडल्स होते कौन से हैं? 10 मॉडल्स तो जो होते हैं, जो मेन मॉडल्स होते हैं, कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट ऑट टू, तुम्हें ऐसी उंगलियों पे याद होनी चाहिए अगर पहचान है। बाकी इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे कौन सा मॉडल कब आता है, इसके लिए अलग से लेक्चर आएगा, वरना चीजें मिक्स हो जाएंगी। जैसे मैं कहता हूं कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट और ऑट टू। टोटल 10 हैं। टोटल कितने हैं? 10 हैं। इन 10 के 10 को मॉडल्स कहते हैं। इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं और इनका काम होता है इंटेंशन दिखाना कि आपकी इंटेंशन क्या है, एक बात। दूसरा, कुछ हमारे पास मार्जिनल्स भी होते हैं। कुछ हमारे पास क्या होते हैं साहब? मार्जिनल्स भी होते हैं। अगली अगली शीट पे है तो नहीं कहीं मार्जिनल्स? नहीं, मेन वर्ब आ गई अगली शीट पे। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। मार्जिनल्स क्या होते हैं? मार्जिनल्स वो शब्द होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं और जो मेन वर्ब का काम भी करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। मार्जिनल्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं, मैं पूछूं मार्जिनल्स किसे कहते हैं? मार्जिनल्स उन्हें कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करें। चाहो तो लिख लेना, मैं हिंदी लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि बहुत देर लग जाएगी लिखने में। आपको खुद लिख लेना है कॉपी में अपने, पीडीएफ आपको ये मिली जाएगी टेलीग्राम से, कोई समस्या की बात नहीं है। मार्जिनल्स जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का दोनों का काम करते हैं। मार्जिनल्स होते कौन से हैं? नीड, डेयर और यूज टू। ठीक है, एक लेक्चर में आपको इसका अलग से दूंगा मार्जिनल्स का। मार्जिनल्स पे सवाल भी बहुत आते हैं, तो एक मार्जिनल्स का लेक्चर होगा, एक मॉडल्स का लेक्चर होगा। एक एक घंटे में मुझे लगता है दोनों चीजें निपट जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वर्क लाइक मॉडल्स, जो मॉडल्स की तरह काम करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे बोले सर हैज टू है, हैज टू के बाद, हैव टू के बाद, या फिर हेड टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? इन तीनों के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप हैज टू, हैव टू, हेड टू, तीनों को ही आप क्या ले सकते हैं? हैज टू, हैव टू और हेड टू, तीनों को ही आप ले सकते हैं कि ये तीनों के तीनों ही किस तरीके से? मॉडल्स की तरीके से काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ शब्द होते हैं जैसे आप कह सकते हैं कि भाई, जैसे एक होता है हैड बेटर, ये भी कुछ शब्द हमारे पास होते हैं। हेड सुनर, हेड बेटर, हेड रेदर, और वुड सुनर, वुड बेटर, वुड रेदर। अगर मैं वुड भी लगाऊं चाहो तो ये भी लिख लो, वुड सुनर, वुड बेटर और वुड रेदर।
हाँ, इनका जनरल कॉन्टेक्स्ट निकलता है कि बेहतर होता है ना। जो भी किसी चीज़ को किसी के कंपैरिजन में किसी को बेहतर बता रहे होते हैं, तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट इनका जनरली निकलता है। इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सारे के सारे सेम ही है। तुमसे मैं पूछूं, बहुत ज़्यादा मीनिंग की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जनरली मॉडल्स की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ऊपर से कोई ऑप्शन नहीं है, आपसे पूछा कौन सा मॉडल है, इनमें से कोई शब्द दे रखा है, तो उसको चुन सकते हो। 1% की संभावना है, वैसे देगा नहीं, मैंने फिर भी आपको दे दिया, क्योंकि टीजीटी वगैरह में हो सकता है पूछ ले आपसे कहीं ना कहीं, है ना। बहुत बढ़िया। तो मॉडल्स हो गए, मार्जिनल्स हो गए, वर्क लाइक मॉडल्स हो गए, कुछ शब्द जो मॉडल्स की तरीके से काम करते हैं। इन सभी शब्दों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है साहब, मैं आपसे पूछूं मेन वर्ब के रूप में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझने की बात तो इतनी है। तो मैं आपसे कहूं, मैंने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ ली है, मैंने मॉडल्स पढ़ ली हैं, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब अपनी कंप्लीट कर ली है कि हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या है, पहचान क्या है। बात करते हैं साहब किसकी, मेन वर्ब की। बात किसकी करते हैं, मेन वर्ब की। कि भाई हमारे पास कुछ मेन वर्ब है, मैंने कहा हाँ मेन वर्ब है हमारे पास कुछ, जरा देख लेते हैं। मेन वर्ब हमारे पास दो है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इस वाली बात को अगली क्लास में पढ़ना चाहिए। रीज़न क्या है इसको अगले में पढ़ाने का, रीज़न इसको अगले में पढ़ाने का इसलिए है क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। जैसे मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को लेकर चलूँ, तो अभी इससे पहले आप जो है पहचानना सीखेंगे। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के लिए बहुत सारे सेंटेंसेज हैं कि आप पहचानेंगे, ठीक है। पहचानने के बाद आप देखेंगे कि कुछ शब्द, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों की तरीके से काम करती हैं। तो दोनों सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों की तरीके से काम करते हैं, ये मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। कुछ ये एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम एग्जामिनर जनरली वर्ब को जबरदस्ती ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव बनाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती पैसिव बनाने की कोशिश करता है। तो इस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस और हैं हमारे पास जहाँ पे एग्जामिनर जबरदस्ती प्रपोजिशन का यूज कर देता है। ये बहुत सारे शब्द हैं। उसके बाद फिर हमारा ये यहाँ से हम फिर उसका अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, आज की क्लास में मुश्किल हो जाएगा इसको कंप्लीट करना। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे कनेक्टेड, ठीक है। एक बार बने रहिए। और आपको मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत मुश्किल भी हुई है समझने में, तो धीरे 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 आप अकोमोडेट हो जाएंगे सिचुएशन के। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।